सभी को नमस्कार। एक्यूरेट योगा फैमिली में आप सबका स्वागत है। थैंक आज यू। हम हाजिर हुए हैं ऐसी शख्सियत को लेकर के जिन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे चैलेंजेस को क्रॉस करते हुए और नेट क्वालिफाई किया। और हम आज उनके बारे में जानेंगे कि उनका सफ़र कैसा रहा। तो जानते हैं। राखी जी, आपका एक्यूरेट योगा फैमिली में स्वागत है। थैंक यू मैम। सबसे पहले तो आप अपने बारे में कुछ बताएं। मैम मेरा नाम राखी ठाकुर है और मेरी बेसिक एजुकेशन हिमाचल से हुई है। वैसे मैं कॉमर्स की स्टूडेंट थी टिल 12th तक। उसके बाद मैंने फिजिकल एजुकेशन से ग्रेजुएशन किया है। ड्यूरिंग दैट पीरियड ही मेरा योगा के साथ लिंक हो गया था। फिर उसके बाद मैंने हायर एजुकेशन कंप्लीट किया। आफ्टर दैट मेरी शादी हो गई और ये बेसिक चीजें थी। अ, उसके बाद ही शादी के बाद योगा की एजुकेशन स्टार्ट हुई शा, प्रोफेशनल। शादी और के बाद। हाँ, वैसे प्रैक्टिकली मैं उससे पहले से ही काफी लिंक थी इन चीजों के साथ। ओके, तो ये तो बहुत ही अच्छा है कि प्रैक्टिकली आप पहले से थे, तो आपने भारतीय संस्कृति को और जानने के लिए इसके बारे में स्टडी करने का सोचा। हाँ, खैर उस वक्त जब योगा डे और ये सब अनाउंस हुआ तो उस ड्यूरेशन में मैंने फील किया कि मैं एक इंटरव्यू के लिए गई थी और मैंने अप्लाई किया था योगा टीचर के लिए। बिफोर दैट आई वर्क एज अ योगा इंस्ट्रक्टर। बट उस वक्त उन्होंने मुझे थोड़ा सा नेग्लेक्टेड इसमें रखा इवन दो मेरे पास एक्सपीरियंस था। पर फिर मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मुझे कुछ प्रोफ़ेशनल डिग्री होना ज़रूरी है, क्योंकि शायद अब ये थोड़ा पॉपुलैरिटी इस चीज़ की बढ़ जाएगी, तो ये प्रोफ़ेशनल कुछ माँगेंगे। तो मेरे हस्बैंड डिफेंस में हैं, उनकी ट्रांसफ़र ग्वालियर में हुई, तो फिर वहाँ पे मैंने एक काफ़ी अच्छा फिज़िकल एजुकेशन का रिनाउंड इंस्टीट्यूशन है, वहाँ से मैंने 1 ईयर का डिप्लोमा कंप्लीट किया रेगुलर बेसिस पे। हम्म। फिर वहाँ पे मुझे जो मेरे टीचर्स थे उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि हमें आप में बहुत पोटेंशियल दिखती है और हमारी फील्ड में हायर एजुकेशन प्लेसेस पे काम करने वाले लोगों की ज़रूरत है। तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन क्यों नहीं करते और उसके साथ में नेट की तैयारी क्यों नहीं करते? पर इंटरनली थोड़ा-सा मैं इतना इन चीज़ों के लिए रेडी तो नहीं थी, क्योंकि फैमिली की काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। मेरी बेटी भी छोटी थी। एट द टाइम शायद शी वाज़ इन 3rd क्लास। और तब मुझे थोड़ा मुश्किल लगा, लेकिन मेरे चाहने या ना चाहने के बावजूद भी वो पोस्ट ग्रेजुएशन की शुरुआत हो गई। मतलब एक कोइंसिडेंट था कि सारी चीज़ें मैं अपने स्टेप हमेशा पीछे-पीछे हटाती रही, लेकिन वो चलता बढ़ती रहा। रही, आगे बढ़ती रही। हाँ, क्योंकि वो डेस्टिनी यही है ना कि आप ईश्वर जो आपसे कराना चाह रहे थे, वो आपका हाथ पकड़ के चल रहे थे। मैं थोड़ी फ़ोर्स थी कुछ चीज़ों को लेके, जैसे हम एडमिशन ले लेते हैं, तो फिर अब ये कंप्लीट करना है। लेकिन इंटरनली ऐसी मेरी अंदर से कोई ख़्वाहिश नहीं थी कि मैं अब पढ़ाई करूँ। लेकिन वो सफ़र इस तरफ को बढ़ गया और फिर देखते-देखते काफ़ी लंबा भी हो गया। तो बहुत सारे चैलेंजेस आपने देखे कि घर को संभालना, बच्चे को संभालना, हस्बैंड का और इन लॉज भी होते हैं ऑब्वियसली। तो एक लेडी के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं और उन जिम्मेदारियों को साथ लेकर चलना, इनफैक्ट मैं तो कहूंगी कि उनको प्रायोरिटी देते हुए फिर अपनी जो स्टडी है उसको हम सेकेंडरी मान के जब हम चलते हैं, तो बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज हमें लगता है एज अ फीमेल। जो हम फील करते हैं कि प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारी घर, बच्चे और अपना इन लॉज की भी होती है, और नॉट ओनली इन लॉज, अपने भाई बहन या जिनका जैसे भी रहता है। तो एक फीमेल की जो पर्सनल लाइफ है वो एक तरह से पर्सनल रह नहीं जाती है, डिवोटी वेरी होती है वो। हाँ, क्योंकि स्टडीज़ करना पूरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ एक कंप्लीट चैलेंज होता है। हम्म। तो कई बार बहुत मुश्किल होती थी कि एक्चुअली ये हमेशा ही सेकेंडरी था, एजुकेशन करना, पढ़ाई हम्म। करना, और एवरी डे हर शाम को ऐसा लगता था कि शायद कल ये सब बंद हो जाएगा। हम्म। और अंदर से खुद को भी ऐसा लगता था कि अब जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले ली हैं घर की, वो बेटर तरीके से निभाई जानी चाहिए, सब जगह नहीं इन्वॉल्व होना चाहिए। लेकिन वो कहते हैं ना कि सब कुछ आपकी इच्छा के अकॉर्डिंग नहीं होता। कुछ जो होना होता है वो हो ही जाता है।
हाँ, इतना सब होने के बाद भी देखिए कि आपने पढ़ाई का साथ नहीं छोड़ा और आपने एट लास्ट वो अचीव कर लिया। मैं इंटरनली योगा से बहुत अटैच थी, हुँ, लेकिन अपनी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटियों की वजह से हमेशा ये सोचती थी कि अब बहुत हो गया। मैं ऑलरेडी फिजिकल एजुकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, तो डबल डबल एजुकेशन करना कोई मीनिंग नहीं रह जाता उन चीज़ों का। बट मुझे ये पर्सनली बहुत पसंद था, इस वजह से शायद कम एफर्ट्स की वजह से भी मैं इसके साथ अटैच रह पाई। हुँ। अ, शायद यही मेरी लाइन होनी चाहिए थी शुरू से, लेकिन मैंने उस वक़्त इतनी अटेंशन नहीं दी इस चीज़ को कि मैं इस चीज़ में डिग्री या एजुकेशन हासिल करूँ। हाँ, तो ये डॉक्टर अमनदीप सर से आप जुड़े तो उसके बाद आपको लगा कि कुछ चीज़ें आसान हो गई हैं? हाँ मैम, जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने डिस्टेंस मोड से पोस्ट ग्रेजुएशन किया, तो उस टाइम पे जब मैंने ये शुरू किया 2017, 18 19 में कंप्लीट हुई है मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन। तो उस ड्यूरेशन में नेट का इंट्रोडक्शन हुआ और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में सिलेबस बहुत वेरी करता है। तो वहाँ पे प्रॉब्लम क्या थी कि जो कुछ आपके नेट का सिलेबस था वो पोस्ट ग्रेजुएशन में कवर नहीं था पूरा। हुँ, तो बहुत चैलेंज था, जैसे उपनिषद नहीं पढ़े थे और फिर हठयोग की बहुत सारी बुक्स नहीं पढ़ी थी, तो वो भी सर के साथ ही पढ़ी मैंने। और ड्यूरिंग कोरोना के पीरियड में ये सब शुरू हुआ कि तब थोड़ा टाइम मिलने लगा और सारे मेंबर घर के घर में रहेंगे, तो वो थोड़ा ऐसा होता था कि अ, सारा दिन भी आप किसी से क्या बात करोगे, आदत बनी हुई थी पहले की। तो ऐसा लगा कि काफ़ी टाइम मिल रहा है और बेटर है कि किताबों को डिवोट किया जाए। तो ये हुँ, जर्नी वहाँ से शुरू हुई। फिर यूट्यूब पे क्योंकि हमारे पास ऑनलाइन होने के अलावा और कोई सोर्स नहीं था बाहर की दुनिया के साथ जुड़ने का। तो उस ड्यूरेशन में ऑनलाइन भी होना सीखा भी और उन चीज़ों को यूज़ करना भी सीखा। तब फिर धीरे-धीरे ऐसा लगा कि कुछ ये नहीं आ रहा तो ये सर्च करते हैं, वो नहीं आ रहा तो ये ढूँढते हैं। तो ऐसे करके सर के वीडियोज़ कुछ मिले मुझे। तो जैसे मैंने कहा कि मैं एजुकेशन बैकग्राउंड से थी और हमेशा से ऐसा सोचती थी कोई ऐसा इंसान हो जो खुद ये नेट कर चुका हो और जिसे ये समझ में आता हो कि कॉलेज स्कूल में पढ़ने वाले लोग जो हैं वो किस माइंडसेट के होते हैं। हुँ, एग्ज़ैक्टली। तो हाँ, और जैसे ज़्यादातर कुछ वीडियोज़ मिलते थे वो ऐसा लगता था कि वो टोटली अध्यात्म की तरफ डिवोटेड थे। हुँ, लेकिन हुँ, हमारे जैसे फैमिली वाले लोग या स्कूल कॉलेजेस से पढ़े हुए लोग जिन्हें शायद दीक्षा-वीक्षा का कोई ज्ञान नहीं था, तो हमें बुकिश नॉलेज मिल जाए साथ में, उस पॉइंट ऑफ व्यू से कोई पढ़ाए। तो मुझे सर के वीडियो सुन के हमेशा ऐसा फ़ील हुआ कि हाँ, ये वो अप्रोच है जो सही में होनी चाहिए नेट क्लियर करने के लिए। हुँ, तो फिर मैंने उनसे लिंक किया और फिर उनके साथ सब्सक्रिप्शन स्टार्ट हुआ और इस तरह से उनसे जर्नी शुरू हुई और फिर उन्होंने सारा सिलेबस बहुत ही अच्छे से कवर करवाया। नो डाउट वो खुद भी बहुत मेहनती हैं हुँ, हुँ, और कंटेंट भी उन्होंने बहुत ब्यूटीफुल बनाया है और मुझे नहीं लगता कि उसके बाहर किसी को कुछ और पढ़ने की ज़रूरत है। हुँ, 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 नॉलेज लेने की तो कोई लिमिट नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा जाए तो मुझे नहीं लगता उससे ज़्यादा किसी की ज़रूरत है। हाँ, इतना इनफ उनका कंटेंट इनफ है। इनफ है। राखी जी वैसे आपकी जो लाइफ है वो जैसे दूसरी गृहिणियां हैं जो होम मेकर्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा समझिए हेल्पफुल हो सकती है नेट जैसे आपने क्लियर किया तो क्योंकि सभी को लगभग सेम प्रॉब्लम आती हाँ, है ना? तो जैसे वो घर से कैसे मैनेज करें, कैसे टाइम टेबल उनको शेड्यूल करना चाहिए, कैसे पेपर 1 को टाइम देना चाहिए, कैसे पेपर 2 को टाइम देना चाहिए। तो वैसे तो आपने बता ही दिया है कि कंटेंट सर का इनफ है, लेकिन टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है उन लोगों से। स्ट्रैटेजी जो है वो डिफरेंट रखनी पड़ती है। थोड़ा इस चीज़ के लिए फ्लेक्सिबल रहना पड़ता है कि आपके घर की प्रायोरिटी कभी भी आ जाएगी, उस वक़्त आप उस चीज़ अपनी स्टडीज़ के साथ कैसे जुड़े रहेंगे, तो वो एक चैलेंज हो जाता है। अ, और उसके लिए अलग-अलग चीज़ें जो नॉर्मल एजुकेटर हैं जो नॉर्मल स्टूडेंट हैं आई एम सॉरी, उनसे थोड़ी अलग स्ट्रैटेजी क्योंकि आप पूरी तरह से डिवोट नहीं हो सकते, तो आपने कनेक्ट कैसे रहना है। तो मैंने ट्राई किया कि सर के वीडियो मैं कंटिन्यू सुनती रहती थी। जैसे कुछ चीज़ें मैंने प्रिपेयर कर ली, तो मैं रिवीज़न के लिए बैठा नहीं करती थी। तो मैं वो रिवीज़न के लिए उनका ऑडियो सुनती रहती थी।
तो जो कभी कई बार ऐसा भी होता था कि ब्लैंक भी चला जाता था वो, हुँ। लेकिन कनेक्ट रहने का एक बहुत अच्छा तरीका था कि शायद मैं 100 में से 2% ही ले पा रही थी उसमें से कई बार। एग्ज़ैक्टली ऐसा होता है, हाँ, क्योंकि कई हम बार कोई वो काम कर रहे होते हैं तो हमारा जो ध्यान है वो उसी काम में होगा ऑब्वियसली। डाइवर्टेड है। हाँ, डाइवर्टेड है। तो उस इसका ये होता था और दूसरा मैंने ये कर रखा था कि मैं सेपरेटली अपने टाइम जो निकालती थी वो मॉर्निंग आवर्स में निकालती थी। जैसे 3-4 आवर की 3-4 आवर की नींद लेने के बाद मेरे लिए ये चीज़ बहुत फ्रूटफुल रही कि एक तो कोरोना पीरियड में थोड़ा वक़्त मिल गया क्योंकि वो स्कूल, बच्चों की प्रिपरेशन, हस्बैंड के टिफ़िन, उन सब चीज़ों से ब्रेक था। तो हुँ, वो छोड़ने, लेने और इन सब चीज़ों का काम नहीं था, बच्चों का सब कुछ एग्ज़ाम का डे, ऑनलाइन सब चल रहा था। उस हुँ, पीरियड को मैंने काफ़ी यूटिलाइज़ किया, हुँ, स्पेशली 2021 में वाला ये पीरियड सारा यूज़ हुआ। उसके बाद जब क्या कहते हैं कि एक ये प्रॉब्लम आती थी कि आप अटैच कैसे रहें। दूसरा अपना सेपरेट टाइम निकालने के लिए मैंने मॉर्निंग आवर्स रखे थे, कि मैं रात को 2 बजे, 3 बजे जैसे मेरी बॉडी अलाउ करती थी उस हिसाब से मैं हर रोज और फ्लेक्सिबल रहना पड़ता था मुझे कि आज मुझे टाइम मिला, कल नहीं भी मिला। तो इस तरह का होता फिर जिस दिन नहीं मिलता था उस दिन की स्ट्रेटजी होती थी कि सारे क्वेश्चंस पेपर वाले वीडियो सुन लो फर्स्ट पेपर के, सेकंड पेपर के। तो इस तरह की जो चीजें थी जो पढ़ लिया है उसको रिवाइज करने का अच्छा सोर्स निकलता था ऑडियो से। वाओ! बाकी टाइम तो निकालना ही पड़ता है, थोड़ा चीज़ों को छोड़ना भी पड़ता है, क्योंकि आप डिवोशन बिल्कुल नहीं देंगे कंटिन्यूअसली तो नहीं हो पाएगा। हाँ, नहीं जो चीज़ सोची है आपने और फॉर्म फिल किया है अगर किसी चीज़ का तो इट मीन्स आपकी वो इच्छा है करने की और इच्छा के लिए तो टाइम निकालना ही पड़ता है। ये तो बिल्कुल सही कहा आपने। और ये तो ख़ैर आपने गृहिणियों के लिए बात की जो होम मेकर्स हैं और जो बहुत ही बिज़ी शेड्यूल में होते हुए भी अपनी पढ़ाई को जारी रखना चाहती हैं, उनकी इच्छाएँ हैं। तो इसके अलावा भी जो बच्चे भी हैं जो अभी शायद एमए भी कर रहे हैं या उनसे निकल करके सीधे नेट या जेआरएफ की प्रिपरेशन के लिए आ रहे हैं तो उनके लिए आपको क्या लगता है कि आप एक एक्सपीरियंस्ड हैं अब आप क्लियर कर चुके हैं एग्जाम तो आपको क्या लगता है कि पेपर वन को उनको कितना टाइम देना चाहिए या उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट है पेपर वन और पेपर टू के लिए तो क्योंकि उनका मेन सब्जेक्ट है वो कर ही लेते हैं यहाँ पर भी अपनी 3-3 क्लासेस चलती हैं तो उस क्लासेस के दौरान भी कर लेते हैं लेकिन कहीं ना कहीं पेपर वन को वो नेग्लेक्ट कर जाते हैं। हाँ, पेपर 1 काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है, जितना कि पेपर 2 नेट का पेपर क्लियर करने के लिए पेपर 1 उतना ही इम्पोर्टेंट जितना कि पेपर 2। और पेपर 1 में मैं क्या करती थी कि मैंने सारा कंटेंट पढ़ा। मैंने 9 ही यूनिट प्रिपेयर की थी, सारी नहीं की थी। मेरा पीपल एंड एनवायरनमेंट कवर नहीं था और थोड़ा हायर एजुकेशन भी हमेशा ऐसा लगता था कि थोड़ा अधूरा-सा ही रह जाता है क्योंकि उसमें थोड़ा-सा करंट अफेयर भी होता है और बहुत लंबी यूनिट भी रहती थी। तो पर मैंने हायर एजुकेशन प्रिपेयर किया था। तो मैंने 9 यूनिट ही प्रिपेयर की थी और मैंने उन्हीं को बार-बार रिवीजन पे डाला था। नियर अबाउट 10 टू 15 टू 20 टाइम तो फर्स्ट पेपर रिवाइज़ किया। लेकिन उसके बाद भी मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि जैसे क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करते हुए काफ़ी चीज़ें मिसिंग सी रहती हैं। क्वेश्चन्स को अटेम्प्ट करते हुए ये नहीं जज हो पाता था कि एग्ज़ैक्ट चीज़ क्या है। और हमेशा एक ब्लैंक सा चीज़ रहती थी पेपर अटेम्प्ट हो जाने मतलब क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद भी। फिर उसके लिए मैंने एक स्ट्रैटेजी अपनाई कि मैं पेपर का क्वेश्चन्स जो मेरे फर्स्ट पेपर पढ़ाने वाले एजुकेटर थे, उन्होंने काफ़ी सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए थे। मतलब क्वेश्चन रीड करना, फिर सॉल्व करना, फिर उसे डिटेल में डिस्कस करना। फिर मैंने जो डिस्कशन वाला पार्ट होता था, उसे लिखना शुरू किया। जैसे क्वेश्चन हमने एक अटेम्प्ट किया, उसे पार्ट को लिखना शुरू किया। देन आई गेट आइडिया कि मैं उसे लिखती रही और क्वेश्चंस कई बार रिपीट होते रहे। फिर जजमेंट होना शुरू हुआ कि किस तरह से कहाँ पे हमारा ब्लैंक हिस्सा है। तो मैंने ये देखा कि बहुत सारा कंटेंट ऐसा होता है कि जो सिलेबस से बाहर कभी आता है, हम्म। बहुत सारा आता है, आपको बहुत अवेयरनेस की ज़रूरत है। तो उस ड्यूरेशन में मुझे लगा कि काफ़ी सारी चीज़ें प्रिपेयर हुई उससे। और मैंने फिर उसके बाद उसे कंटिन्यू रखा और मैंने खैर क्वेश्चन मैंने बहुत सॉल्व किए, लेकिन फिर भी मैंने मुझे ऐसा लगता है अभी भी कि
एक दिन में बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के बजाय लिमिटेड रखिए, पर उन्हें बहुत डिटेल में करिए। डिटेल्ड में, हाँ, हाँ, यस, और यस। उसे रिवाइज़ कीजिए फिर। जैसे मैंने वो डिटेल लिख लिया, आज मैंने सुबह लिखा, फिर उसको जितना कोशिश हो के उतना रिवाइज़ कीजिए। पर जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे पास टाइम की हमेशा प्रॉब्लम होती थी, लेकिन मैं उसे रिवाइज़ करती थी। जब भी मुझे टाइम, अगर सेम डे रिवाइज़ हो जाए तो और भी अच्छा, और अगर नहीं हो पाया तो जब आपको टाइम मिले तो उसे रिवाइज़ ज़रूर कीजिए। हुँ। तो वो चीज़ें बहुत रिटेन रहती हैं, और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका समझ में आता है, और एक स्ट्रैटेजी भी फ़ॉलो करनी पड़ती है फर्स्ट पेपर के लिए। जैसे मेरा मैथ अच्छा है, मुझे लगता है कि मैथ के क्वेश्चन करने में बड़ा मज़ा आता है। तो पर पेपर में क्वेश्चन जब आते हैं मैथ्स के, तो वो बहुत लंबे भी आ जाते हैं। तो जैसे मेरी नेचर है कि मैथ का क्वेश्चन है तो मैं तब तक नहीं छोड़ूँगी जब तक मैं उसे कर नहीं लूँगी। ओह! तो उस तरह की नेचर की मतलब अपनी कमियाँ हैं ये इस पेपर के हिसाब से, कि आपके पास टाइम लिमिटेड है, और आप उस क्वेश्चन को, लंबे क्वेश्चन को करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे, तो सारा टाइम चला जाएगा। भले ही आपको क्वेश्चन आता है, और जितना ये मतलब एक क्वेश्चन को टाइम डिवोट करना चाहिए, अगर उससे ज़्यादा लग रहा है तो बेटर है उसे छोड़ दो, हुँ। और आगे का पेपर सारा अटेम्प्ट करो। तो वो मैंने अपने अंदर करेक्शन की कि हाँ, ठीक है, मैथ आपको अच्छा लगता है, लेकिन पेपर में मैथ तभी करना है जब वो लास्ट दिए में हुए करना टाइम में सॉल्व हो। या फिर लास्ट में हाँ, करना। उस हाँ, अगर आपके पास लास्ट में टाइम बचता है तो डेफ़िनेटली दो, लेकिन पेपर के बीच में उसको लेके मत बैठो। हुँ, हुँ। बहुत सारा टाइम आपका खा जाए। उससे बेटर है कि आप आगे के क्वेश्चन, और कई बार आगे-आगे क्वेश्चन ईज़ी होते हैं जो आपने प्रिपेयर किए होते हैं। वेरी ट्रू। तो बहुत तो अच्छा आपने सजेस्ट किया है बच्चों को, आने वाले बच्चों को, और आई होप वो आपकी स्ट्रैटेजी से फ़ायदा उठाएँगे। तो आपको बहुत-बहुत बधाई हो राखी जी। बहुत बड़ा अचीवमेंट आपने लिया है और अब हम नहीं, आपसे विदा लेते हैं। थैंक धन्यवाद यू मैम। सर का भी मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, और आपका भी। आपने जो एफर्ट्स दिखाए पतंजलि योग सूत्र पढ़ाने के लिए, और उसे डिटेल में समझने का मौका जो मिला, मैं तो शायद लाइव क्लासेस नहीं कर पाती थी, पर मैंने आपकी रिकॉर्डेड क्लासेस से काफ़ी कवर किया। कुछ थोड़ा अभी भी रिमेनिंग है, लेकिन अब ऐसा लगता नहीं है कि वो रह जाएगा, मैं शायद कर ही लूँगी। और सर सर का तो एक बहुत बड़ा सपोर्ट रहा। कई बार हम इमोशनली भी डाउन हो जाते हैं, तो उस वक़्त भी हमें बड़ी सपोर्ट मिलती है। हुँ, कभी हुँ। डाँट के रूप में भी, और कभी समझाने के रूप में भी, कि कभी-कभी हिम्मत हारने लगता है इंसान बीच-बीच में जब चीज़ें होती नहीं है। इस पीरियड में एक ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम रही कि एग्ज़ाम एक-एक बार ही हुआ पूरे साल में, हाँ, और अनडिसाइडेड रहा, कभी भी जो एक फिक्स टाइम हुआ करता था वो नहीं हुआ। तो उसकी वजह से भी बहुत प्रॉब्लम्स आती थी, कि जब आपको एग्ज़ाम देने के लिए बोल रहे हैं, आप नहीं है उस वक़्त, घर की प्रायोरिटीज़ इम्पोर्टेंट हो गई हैं। तो एग्ज़ैक्टली। इस तरह की प्रॉब्लम्स भी बहुत आई, हुँ। लेकिन आई होप कि अब ये आगे को नहीं होगा। चलिए, ठीक है, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा और थैंक यू मैम। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया।